गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय, हेलो, हाउ आर यू। सुप्रभात सभी को और स्वागत है आपके इस एजुकेशन हब बाय सूपी चैनल पर। और आप देख रहे हैं मुझे क्लास 11 की वीडियो 3 के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की टॉपिक को कवर करते हुए कोशिश करूँगा कि आज इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पोर्शन को पूरी तरह से फिनिश किया जाए। और इसी के साथ ये हमारा पहला वीडियो होगा जिसके पूरे चैप्टर्स फिनिश होंगे, है ना। और कोशिश होगी कि इस मंथ में लगभग सारे पोर्शंस के एक एक चैप्टर तो फिनिश कर ही दूँ। तो आप लोग तैयार रहिए स्टूडेंट। चलिए क्लास 11 आज आपकी बारी है ना। आज की जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं वो आपके बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। और उसमें है वेमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, है ना। उसके बाद है उस प्रोटेस्ट मूवमेंट, नेक्स्ट है रिफॉर्म्स थ्रू लॉज एंड लास्ट वन है द डिबेट्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। तो इन तमाम टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या किस तरह के यहाँ के पोजीशंस थी। और ये एक बात और थी कि यहाँ पे जो डिबेट्स वाला पॉइंट है ना, ज़बरदस्त है। तो तैयार रहो आप लोग, पेटी पैक होकर के मस्त तरीके से। आज तो हम लोग तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक ऐसा टाइम था जब यहाँ के बच्चे हों या फिर लेडी हों, सभी को काम करने के लिए एक अलग स्किल या एक अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा था, है ना। अगर बात करेंगे अर्बन एरिया या इवन आप बात कर लो विलेजेस एरियाज़ की, तो वहाँ पे जो बच्चे थे ना वो घर पे हमेशा अपने पेरेंट्स की निगरानी में काम करते थे। वो फील्ड पे जाना यानी कि खेती बाड़ी करने का जो काम होता था वो अपने गार्जियन के हाथ में या उनके अंडर में रह करके कामों को करना, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कि वो जो भी काम करते होंगे वो अपने पेरेंट्स के ही गाइडेंस में करते होंगे। बेटा ये करो, नहीं तुमको ऐसे करना है, चलो ये काम करना है। तो फील्ड से रिलेटेड ही उनका आउटडोर में काम होता होगा। जनरली होमवर्क का तो आप लोग सब जानते ही हो, घर में जो भी चीज़ें होती हैं वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर इनकम के व्यू से काम करने की बात करी जाए ना तो उसके सेंस में ये बातें ज़रूर इम्प्लीमेंट होती हैं। और तो और बताऊं कि जो फील्ड में जो एग्रीकल्चर पे जो काम होता था वो टोटल डिपेंड्स था मौसम के ऊपर। मौसम अगर रेनी सीज़न आ गई तो आपको मैक्सिमम टाइम अपने खेतों पर टाइम देनी है। पूरी फैमिली, ये सिर्फ बच्चों तक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती थी। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइम में आप देखते हैं कि उसमें मम्मी पापा या अदर कोई अगर और कज़न्स हैं या फिर ये कह सकते हो कि जो भाई बहन हैं, बेटा बेटी जो भी कह लो आप, है ना, सन डॉटर्स वगैरह वगैरह जो भी, तो ये सब लोग जो होते थे वो उस एक काम के लिए क्या होते थे, शामिल होते थे। आप देख सकते हो कि ऐसी स्थिति में यहाँ पे खेती तो होती थी, है ना, लेकिन स्पेसिफिक क्लास पे इन लोग काम नहीं करता था। मतलब कोई खास कोई दूसरा अदर स्किल्स जो कहते हैं इनके अंदर में नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि बच्चे तो फील्ड में काम करते थे, हाँ, लेकिन ये चेंजेस होने के टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चे तो काम करते ही करते थे। वुमेन्स उस टाइम में अपने आप को इन्वॉल्व कर चली थी एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, उसको पालने में। तो कुछ ना कुछ आप देखोगे कि यहाँ पे जो चेंजेस लाने का काम हो रहा है ना वो हर तरीके से किया जा रहा है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो रिसोर्स ऑफ इनकम हो वो बढ़े, क्योंकि ये तो तय था कि उस टाइम की जो वेजेस होती थी उनसे कोई अगर एक घर का अगर ऑनर या फिर एक मेल कैंडिडेट अगर इनकम करता है तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो उतना इनकम कर पाता होगा कि वो सारे पैसे से उन सारे पैसों से अपने घर का मंथली का सारा खर्च उठा लेता होगा। लेकिन क्या है ना कि ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे जो कशमकश थी उसको घर के बाकी मेंबर्स सपोर्ट कर रहे थे इस इंडस्ट्रियल एरा में, है ना। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरा आया हुआ वो घर के काम करने के तरीक़ों में भी चेंजेस किया। बताऊँ, लेडी जो थी वो तो देखते ही हो कि आप वो घर में जो पशुपालन का जो काम कह सकते हैं वो जंगल जाती थी लकड़ियाँ लाने, है ना। घरों में चरखे वो जो होते हैं ना वेविंग के लिए, कॉटन वेविंग के लिए, घर में जो डोमेस्टिक होता है जो चरखा, जिसको गांधी जी आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी एक चरखा जैसा कुछ पकड़े रहते हैं और ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी ये कर लिया करती थी। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है स्टूडेंट कि ये चीज़ें जो है अलग अलग हिस्से में तो देखने को मिला, लेकिन इसमें अगर स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पे उनका अपना स्टेटस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल एज में इन सारी चीज़ों को ऊपर जैसे जैसे काम होना शुरू हुआ वैसे वैसे इनकी अपने अपने व्यक्तित्व, अपने अपनी पर्सनालिटी का इमेज जो था वो बनता चला गया। आगे देखेंगे, अगर इंडस्ट्री में अगर काम करने की बात करें तो ये बिल्कुल अलग तरीके का काम था। यहाँ पे लगातार कई घंटों तक काम करने का काम किया जाता था और वहाँ पे बहुत सारे आपको रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते थे। अगर आपसे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट की भी व्यवस्था करी गई थी। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो सिस्टम थी उसमें आपके वर्किंग परफॉर्मेंस को देखने
देखने के लिए कुछ लोग होते थे। अगर आपके वर्किंग परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो ठीक है, आप बने रहिएगा, अदरवाइज़ आपको बनाए रखने के लिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए वो लोग आपको पनिश्ड करते थे, है ना। अगर बात करें कि उस टाइम पे जो मेन कैंडिडेट होते थे, है ना, जो मेल कैंडिडेट होते थे, उनको काम करना बहुत आसान नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत आसान इन द सेंस कि वो जो काम करते थे और उनसे जो उनकी इनकम होती थी वो बहुत इजी नहीं हुआ करता था, बहुत टफ हुआ करता था, क्योंकि उस इनकम से उनको घर चलाना पड़ता था। तो इन चीज़ों को देख करके घर के इनकम को तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ किया जा सके या अच्छे तरीके से कमाया जा सके घर के इनकम के लिए, तो इसके लिए वहाँ उनके बच्चे, उनके जो वाइफ हुआ करती थी, वो सब लोग इसमें शामिल हो जाया करते थे, है ना। और बता दूं कि यहाँ के जो भी लोग वर्कर्स होते थे वो मशीनों का इस्तेमाल डे बाय डे करते जा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री में आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको मशीन्स का ही यूज़ करना है, वहीं कोई हल कुदाल चलाने का काम नहीं करना है। सबकी स्पेसिफिक चीज़ें अपने स्पेस पे वो अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये आप भी जानते हो। आप देखोगे कि जो यहाँ इंडस्ट्री के अंदर में जो मेल कैंडिडेट थे, उनके कंपेरिजन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो बच्चे को और वुमेन्स को ज़्यादातर वर्क में लाने का काम करते थे। क्यों? रीज़न क्या था? तो एक तो उनकी मजदूरी कम हुआ करती थी, जो वेजेस रेंज होता था वो कम होता था। दूसरा, वो ना किसी भी एग्रेसिव बातों को कवर नहीं क्या करते थे, मतलब कोई अगर गलत भी हो रहा है या फिर उनको कम पैसे भी दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एग्रेसिव होकर के उन इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति हड़ताल करने जैसा काम नहीं करते थे, उग्र नहीं होते थे, ये कह सकते हैं, है ना। तो यानी कि उनसे इन चीज़ों का खतरा कम था, तो ऐसी चीज़ों को ये मेज़र करते थे। इसलिए इनका आइडल होता था कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ में अगर वेजेस को अगर हायर करें, मजदूरों को, वर्कर्स को अगर हम हायर करें, तो उसमें तादाद जो ज़्यादा हो वो वेमेंस का और चिल्ड्रंस का ज़्यादा हो। अब बताऊं कि लेडी और चिल्ड्रंस को लेकर के लंकाशायर एक है टाउन और एक है यॉर्कशायर, ये दोनों जो है ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संख्या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना। और तो और देखोगे कि यहाँ सिल्क, रिबन आदि जो इंडस्ट्री थे, उनके वेविंग कैपेसिटी बर्मिंघम एरियाज़ में, खास करके मेटल इंडस्ट्रीज़ की, तो ये चीज़ें जो थी ना यहाँ पे ये लगातार इन्हांस कर रही थी, डेवलप कर रही थी, और वुमेन्स और बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही थी, ज़्यादा जॉब के रूप में उनको काम मिल रहा था। अगर आप बात कर लें कॉटन की वेविंग की, है ना, तो स्पिनिंग कर सकते हैं या कताई कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि जेनी जैसी एक ऐसी मशीन थी जो इस काम के लिए स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया था, और इस काम को करने में ना बच्चे बहुत फुर्तीले तरीके से काम कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे हाइट का हुआ करते थे, बच्चे तो जानते ही आप लोग छोटे हाइट का, है ना। अगर मशीन्स बहुत क्लोज रखा हुआ है एकदम बिल्कुल नज़दीक में, तो इतनी सी भी गैप है तो बच्चा का बॉडी छोटा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होता है, वहाँ से पार हो जाता था। यानी कि मशीन्स के बीच से आने जाने का काम, यानी कि इतना रिस्की काम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये काम भी उन बच्चों से कराया जाता था, है ना। स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि ये बच्चे जो हैं काम तो कर रहे हैं, लेकिन कितने बड़े रिस्क वर्क के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो वो कितने तरीके से इनको काम में ले रहे हैं, किस हद तक काम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और तो और बच्चों को कई घंटे तक काम कराया जाता था लगातार ना, उनको मतलब हेवी, जैसे कि 6 घंटा 8 घंटा कोई फिक्स ड्यूटी नहीं थी, उनको 12 घंटा 14 घंटा इस तरह से जितनी देर तक वो कर सके या करा सकेगा, उनसे ये काम लेने का कोशिश किया जाता था। इवन ये भी कह सकते हो कि संडे वनडे जैसा दिन होता था ना, वो एक तो जानते हो कि संडे आप लोगों के रेस्ट का दिन होता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये छोटे बच्चे जो थे ना, उनको उस दिन काम में स्पेसिफिक बुलाया जाता था कि वो मशीन्स वगैरह जो गंदे हो गए हैं, डर्ट हो गए हैं, उनको वो साफ़ सुथरा करें। अब बता दो स्टूडेंट कि इस टाइम पर उनको आना पड़ता था काम करने के लिए। यही आप ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती थी, उसको तो रिफ्रेश होने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन बेड रेस्ट का भी उनको, जो उनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो भी उनको नहीं मिलती थी। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि कितने टफ वर्क ये करते होंगे। उनको एक्सरसाइज जैसी चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों से रूबरू भी होने का जो टाइम था ना, वो नहीं था उनके पास। कई बार तो ऐसा भी होता था कि बच्चे जो थे ना, बच्चे के जो बाल वाल था ना, हेयर्स जो, क्योंकि जब उनको टाइम तो था नहीं, वो बाल बच्चे डेफिनेटली बड़े ही रखते होंगे। ऐसी स्थिति में कभी कभी बाल बच्चे का अगर मशीन्स का कांटेक्ट में आ गया ना, तो बच्चे का जो नुकसान होना है वो तो होगा ही होगा। कभी कभी तो उनका हाथ मशीन में चले जाना, हाथ पिस जाना, या इवन किसी गलत स्टेप के कारण या गलती से मशीन में इधर उधर, स्टार्ट मशीन जो रहती है, चालू मशीन रहती है, उसमें किसी तरह से अगर टच हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा मशीन के चपेट में आकर के पिस जाता था। और इस टाइम पे ये बड़ी खतरनाक बात है, डेंजरस पॉइंट्स है कि इस टाइम पे ये सब आम बातें थी, ये सब चीज़ें हो जाना बहुत बड़ा बात नहीं था, है ना।
तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पे इनका शोषण किया जा रहा था। और एक चीज़ बताऊँ, अगर बच्चा थक गया है ना और वो चाहे रेस्ट करे, नहीं था पॉसिबल। नींद आ रही है, झप्पी आया, गिरा मशीन पे और उनकी कहानी द एंड। समझ सकते हो कितनी घातक स्थिति थी कि आप थके हो, आपको आराम करने नहीं दिया जा रहा है, आप संडे जैसे दिन पे रेस्ट करना चाह रहे हो, फिर भी आपको इंगेज करने का काम किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए स्टूडेंट कि वहाँ के लोगों की स्थितियाँ कितनी ज़्यादा बिल्कुल होपलेस हो गई होंगी, फिज़िकली एक्टिविटी कितनी ज़्यादा उनकी डैमेज हो रही होगी। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो इनके कंडीशंस की। अब थोड़ी बात कर लें माइनिंग्स पे, कोल माइंस की बात करेंगे। कोल माइंस के लिहाज से आप जानते ही हो कि ये ऐसे भी बहुत ख़तरनाक माइंस माना जाता है, क्योंकि इसके जो रूप्स होते हैं या सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा धंसने में माहिर है। मतलब ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग रूफ नहीं होता है और ये होल करके अंदर माइन को डीप किया जाता है। तो आप जानते ही हो कि जब वो ज़्यादा डीप हो जाएगा तो गैपिंग पार्ट ज़्यादा हो जाएगा और वो धंसने के कगार पे काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। और यहाँ विस्फोट जैसे कंडीशंस आए दिन होते रहते हैं। क्यों, कोयले को तो आप निकालोगे तो ऐसे तो निकालोगे नहीं, ब्लास्ट करोगे, तोड़ोगे फोड़ोगे, छोटे छोटे पार्ट में करोगे और तब उसको छोटे मोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके उसको निकाला जाता था। तो ये सब चीज़ें ऐसे भी बहुत ख़तरनाक थी, है ना। कोल माइंस के अगर मालिक की बात कर लें तो बता दूं कि कोयले के जो डीप पार्ट होते थे उनको देखने की ज़रूरत होती थी और उनको देखने के लिए कोई मैच्योर आदमी जो वयस्क या यंगस्टर्स थे वो नहीं जाते थे। ये छोटे बच्चों को ही वहाँ तक भेजा जाता था कोयले के लेवल को लेबलिंग करने के लिए, है ना। आप समझ सकते हो। और जानते हो जब छोटे से टनल जैसा एकदम बिल्कुल छोटे से जिसमें पतली सी बॉडी अट सके, एक जस्ट पाइप के जैसा, है ना, तो ऐसे गड्ढों पर होल करके ड्रिल करके उनको एकदम लास्ट पिक जो उसकी एंड पॉइंट होती थी वहाँ तक भेजने का काम किया जाता था। तो आप देख सकते हो, ऐसा कर सकते हैं ना कि बच्चों को ट्रैपर के रूप में यूज़ किया जाता था। इवन कभी कभी ये भी होता था कि कोयले की क्वालिटी कैसी है उसका कुछ एक पार्ट तोड़ करके या फिर निकाल करके वहाँ से लाने का काम भी वो अपने पीठ पर रख करके लाने का काम करते थे। तो स्टूडेंट आप जानते हो वहाँ टुकड़े का साइज़ जरूरी नहीं कि इतना छोटा हो, इतने छोटा हो, इतना छोटा हो सकता है इतने बड़े बड़े हो, वो भी उनको पीठ पर टिका करके अपने बैक साइड में टिका करके उस टनल से निकल करके आना पड़ता था। सोचो अगर एक ज़रा सा चूक हुई मतलब बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। इतना ज़्यादा रिक्सेबल काम इनसे लिए जाने का काम किया जाता था और इसीलिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन इनको नहीं रखा था कि अगर आपके अंडर में कोई बच्चा डेथ कर जाता है तो आपको कोई उसको फ्यूचर के लिए उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ पैसे उसकी भरपाई करनी चाहिए, है ना, उनके पेरेंट्स को देकर के। ऐसा कुछ नहीं, हेल्थ फैसिलिटी नहीं था। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्थितियाँ कैसी थी। और आप जानते ही हो ना कोल कितना वजन होता है, कोयले का वजन अच्छा खासा होता है, कच्चा कोयला। अगर मैं इतने बड़े अगर टुकड़े को बोल दूँ ना कि बेटा हेड पे रख लो और थोड़ा 10 मिनट चलो या फिर 2 मिनट ही चलो ना, आप 100 मीटर का रेडियस पे चल के देखो, आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल, मैं नहीं रख सकता, आपसे ना होगा। आप ऐसा करके सरेंडर हो जाएगा। आप सोचो वो छोटा सा बच्चा उसको ले करके उतने डीप से अप साइड में आता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब बताऊं कि जो इंडस्ट्री के मालिक थे वो बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए जो टाइम है वो सही वो मानते थे। वो अभी टाइम में जो बच्चे के टाइम में या फिर छोटे एज से जब वो काम करना शुरू करेंगे तो उनका ये मानना था कि ये बड़े होते तक अच्छे तरीके से वर्क कर सकेंगे, ये उनका मानना था। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के कुछ एविडेंस से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री में जो लेबर्स थे वो लगभग उसके पॉपुलेशन में, है ना, 28% जो वो लेबर्स थे वो बच्चे ही हुआ करते थे और वो भी 14 ईयर से कम के बच्चे होते थे। और जो वेमेंस थे उनको मजदूरी मिलने से, उनकी मजदूरी सिर्फ या वेजेस मिल जाने से सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन की, उनके अपने सेल्फ स्टेटस का क्या हो रहा था मार्केट में, एक या फिर ये कह सकते हैं वहाँ की सोसाइटी में एक अलग उनका इमेज खड़ा हो रहा था। और बता दूँ स्टूडेंट, आगे ये तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन आगे जा करके देखोगे कि अगर उनके बेनिफिट की बात कर लें या लास्टली उनको लॉसेस की बात कर लें तो कहीं ना ये चीज़ें मेन के वर्चस्व के लिए खतरा साबित हो रहा था। ऐसा उस टाइम में इन्वायरमेंट था, है ना, खतरा साबित हो रहा था। और उस टाइम पे ये चीज़ें खतरे की कंडीशंस को देख करके भी ऐसा था कि जैसा कि अब मैंने बता रखा कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास ही वो अपने क्वार्टर्स बनाया करते थे और गलती से कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो वो वैसे डर्ट एरियाज़ पे ही रहती थी। बता दूं कि उस डर्ट एरिया में रहने के कारण मैक्सिमम टाइम बच्चों का डेथ हो जाता था।
या ये कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो मरे हुए बच्चे को पैदा करती थी, है ना। सोच लो कि स्थितियाँ वुमेंस के साथ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चली थी, इस पॉल्यूशन के शिकार थे वो, और इस पर किसी तरह का कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति किस तरह के हैरत अंगेज़ वहाँ करने वाली सिचुएशंस होंगी और लोग किस तरह से उसको सर्वाइव कर पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी कह सकते हैं ना, जीना है तो जीना है, चाहे जिस रूप में जिए। आदमी गांव जा रहा है, वहाँ पे मर रहा है, क्यों? हैवेली टैक्सेस रेवेन्यू आपको देनी है। मौसम डिपेंडेंसी ऐसी है, अगर बारिश हुई तो अच्छी, ड्राउट हो गया तो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो गई। तो इस तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग मजबूर थे, है ना। इसलिए लोग इसमें आने का काम कर रहे थे, किसमें? इंडस्ट्री में एज अ वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोटेस्ट मूवमेंट, यानी कि किस तरह से जो आंदोलन थे या रिवोल्यूशन जैसे टर्म या मूवमेंट्स, वो किस तरह से यहाँ पे उसके अगेंस्ट में विरोध होना शुरू हो गया। ये तो होना ही था स्टूडेंट, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, तो देखने से एक बार भी फील नहीं हो रहा होगा हम लोगों को कि कभी भी मतलब वहाँ के लोग चैन सुकून से होंगे या बहुत अच्छे से वहाँ के लोगों का जो स्थिति होगा बहुत अच्छा होगा, और वो अपने ऑनर के प्रति, जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके प्रति अपनी रिस्पेक्ट रख पाते होंगे। मन से तो नहीं कर पाते होंगे, ये तय है, भले वो मतलब किसी तरह से उनको शो अप कर लेते होंगे रिस्पेक्ट करने के नाम पर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, और चेहरा दिखा के भागने वाले काम, है ना। ये सब चीज़ें कुछ लोग करते हैं सामने आकर के, और कुछ लोग उन चीज़ों से दूर भागते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हम देखते हैं कि ओपनिंग के डिकेड्स में ही जो इस टाइम यहाँ पे जो सिचुएशन इंडस्ट्री को लेकर के रिवोल्यूशन का दौर चल रहा था, उसी तरह से फ्रांस में, यानी कि 1789 टू 94 के बीच में आप देखोगे कि वहाँ फ्रांस में भी इसी तरह के बहुत सारे कंडीशंस को देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ भी वहाँ पे तो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के वहाँ पे था कि लोग रिवोल्यूशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री को लेकर के। लेकिन रिवोल्यूशन शब्द तो अपने आप में बिल्कुल यूनिफिकेशंस को या फिर ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशंस को लाने का काम करता है, ग्रेट चेंजेस को लाने का काम करता है ना। उसके बाद बात करें यहाँ की फ्रीडम की, इक्वालिटी की या ब्रदरहुड की, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो फ्रांस में जो कंडीशंस आई थी ना, या फिर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो मोनार्की सिस्टम को रिमूव करके यहाँ पे देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ला करके एकदम बिल्कुल सिस्टम को स्मूथ करने का काम किया गया था। ये बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। इसने ये बता दिया था कि अगर खाने के लिए रोटी महंगी पड़ जाए तो हम इसकी जगह में हम किस स्टेप को काम करें, अगर वॉर हो रही है हमारे लिए क्या नेसेसरी है, इनसे हमको कैसे निकलना है और इन चीज़ों को कैसे निपटना है, ये सारी टेक्निक को, इस कंडीशन को इस रिवोल्यूशन ने पूरी तरह से मिरर के रूप में दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर दिया था, और लोगों को एक आइडियोलॉजी डेवलप कर दिया था माइंड में कि किस तरह के स्टेप्स ली जानी चाहिए अपने ऑन डिमांड्स को सामने रख करके, अपने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराने के लिए किस तरह के स्टेप्स ली जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े ग्रेट मैसेज के रूप में हमारे सामने फ्रांस ने रखा हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के साथ लंबे टाइम से ना 1792 टू अगर 92 से लेकर के 1850 का टाइम अगर देखा जाए, अगर कंक्लूजन के रूप में, तो बता दूं कि ये बिल्कुल वॉर के रूप में यहाँ के लोग जो थे ना आपस में टकराव करते रहे थे, लड़ते रहे थे। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला जो ट्रेड था वो बिल्कुल नस्तनाबूत हो गया था, छिन्न भिन्न हो गया था, टूट फूट के या फिर बिखर चुका था, है ना। फैक्ट्रीज जो थे वो मजबूरन कंडीशन वाइज जो भी कह लीजिए उनको बंद करना पड़ रहा था। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। यहाँ पे जो खाने के लिए अगर रोटी की बात कर लें या फिर नॉन वेज की बात कर लें, ऐसे चीज़ों की कीमतें जो थी ना लगभग इतनी ज़्यादा हाइक हो गई थी कि इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर एक हमको ब्रेड खरीदना है तो एक बैग पाउंड्स पैसे जो थे, जो भी पैसे वैसे करेंसी थी, इतने सारे पैसे भर करके ले जाओ और एक टाइम का ब्रेड खरीद के आप ला सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे क्राइसिस की कंडीशंस कैसी हो गई होगी, है ना। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1795 में 2 ट्विंस एक्ट पास की गई, है ना, जिसमें लोगों को स्पीच और राइटिंग के थ्रू अपने किंग को कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट के प्रति जो भी उनका रोष था, गुस्सा था, उसको प्रकट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उनको उकसाने का काम करना शुरू कर दिया और उनको ये अवैध रूप से घोषित कर दिया। और 15 से अधिक लोगों को 50 दैट मीन्स 50, है ना, 15 से अधिक लोगों को
मतलब कि जो कॉमन जो कहते हैं ना ओपन मीटिंग्स है ना, ओपन मीटिंग मतलब कि जो सार्वजनिक तौर पर जो बैठकें या मीटिंग्स होती थी उन पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है ना, मतलब कि आप कुछ भी सामने आकर के नहीं कर सकते हो। और तो और जो पहले करप्शन जैसे वर्ड्स थे है ना, यहाँ डेमोक्रेट जैसे वर्ड्स थे या पार्लियामेंट जैसे वर्ड्स थे, उन चीज़ों को उनको रिलेट करने के लिए मोटिवेट किया गया। मतलब ये कि उनको अपने जो भी चीज़ें राइट्स के रूप में देखनी है ना, तो उन चीज़ों को उस रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा था। और तो और बात करूं कि यहाँ पे अगर कॉर्न लॉज का मतलब होता है जो कॉर्न लॉ का मतलब होता है जो अनाज से रिलेटेड जो कानून नियम हो है ना, उस टाइम पे ये बहुत ही फेमस था। और इसकी जो है ना यहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको फेवर में या प्रेशराइज तरीके से यहाँ पे लाने का काम कर रहा था, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, यहाँ के पीपल इन चीज़ों के डिमांड पे भी एक्सेप्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉर्न लॉज जैसी चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो बता दो कि खाने पीने की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं लाया जा सकता था। तो कॉर्न लॉज ला करके खाने पीने की चीज़ों पर कंट्रोलिंग करने का काम किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे रूप में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेप हम ऐसा लें कि जिससे हर एक चीज़ का कंट्रोलिंग पॉइंट हो है ना, और उन चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। जैसे जैसे यहाँ पे लेबर्स का तादाद अगर आप देखा जाए दूसरे फेज़ में कि इनमें ऐसे कंट्रीज़ जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, वहाँ पे जो है ना आप देखो कि डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पे ना लोगों का तादाद वर्कर्स का बढ़ना शुरू हो गया है ना। 1790 के डिकेड्स तक आप देखोगे पूरे कंट्री में यहाँ पे ना जो कंडीशंस था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के और खाने पीने की जो चीज़ें थी उसको लेकर के पूरी तरह से जो गुस्सा था वो लोगों का क्या था, भड़क चुका था है ना। गरीबों के पास अगर देखा जाए जो खाने के लिए ब्रेड होते थे उसकी कीमत उनके रहन सहन के ऊपर निर्भर करता था। मतलब आप समझ सकते हो कि अब तो ये डिस्टिंग्विश ऐसी बातें होने लगी। अगर ब्रेड का जो स्टोरेज था उस पर क्या कर दिया गया, जो बड़े बड़े एजेंट्स थे जो बहुत बड़े बेनिफिट को कमाना चाहते थे वो उन पर कब्जा कर लिए है ना, और वो उनकी चीज़ों को मनमानी तरीके से मतलब महंगे करके कह सकते हैं उन पर कब्जा करके या कह सकते हैं पूरा स्टॉक वो अपने हिस्से में परचेज कर लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे उनके पास, बहुत ज़्यादा रकम उनके पास होता था, या वो रिच क्लास के लोग होते थे और वो ट्रेडर के रूप में सामने आते थे क्योंकि उनको वो बेचते थे है ना। तो बेचने के रूप में आप देख सकते हैं कि वो जिन चीज़ों को लेते थे उनको हाइक करके महंगे करके बेचते थे, यानी कि उस टाइम में जो स्टोरेज था उन पर उनका कब्जा हो जाता था और उनका अपने अकॉर्डिंग वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके रेट अनाप शनाप जो कह सकते हैं ना, अनाप शनाप रेट में उसको सेल करते थे। और लोगों को भूख लगेगी, खाना ही है भाई, वैसे से उनको खरीदनी ही पड़ती थी है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे आप देखने को मिलेगी। आप बताऊं कि उस टाइम पे ना दंगा जैसा चीज़ था ना वो बहुत ही मतलब कि इतना नॉर्मल था कि किसी बात पे भी वहाँ दंगा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें हो जाया करती थी है ना। आपको शॉपकीपर वाले ने बोला कि ब्रेड का कीमत 10 रुपये था भैया, शॉपकीपर के पास जो ब्रेड स्टॉक में है पर पीस 10 रुपये का MRP के साथ छपा है, लेकिन आप उससे रेट पूछोगे खरीदने जाओगे तो 1000 रुपये का बोलेगा, तो आपका दिमाग तो सीधा जब जीरो हो जाएगा ना। आप बोलोगे यार मैं तो 100 रुपये तक लेकर के आया था और उसमें भी मुझे ये चीज़ें लेनी थी, 10 रुपये का ब्रेड को 1000 बता रहे हो, मैं कैसे ले पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक दो लोग तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सारे लोग बर्दाश्त करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ऊपर से आप कुछ ले रहे हो तो आपको लाइन में लगना है। आपको मैंने पहले पिछले क्लास में बता रखा है कि पिछले जो लाइन में लोग रहते थे कब तक बर्दाश्त करते, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा जाहिर है कि दुकानदार पर निकालेंगे है ना। जो भी इसके चपेट में आने का है वो आएंगे ही आएंगे। एक और परेशानी का रीज़न था कि यहाँ पे जो खेती वेती का जो सिस्टम था ना वो भी क्या था कि यहाँ पे चकबंदी सिस्टम हुआ था जिसके द्वारा ना 1770 में देखोगे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे थाउजेंड्स में कह सकते हो, 100 सैकड़ों में कह सकते हो जो फॉर्म्स था उसको पावरफुल जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको वो अपने ही लैंड्स के पार्ट में क्या कर रहे थे, अटैच करने का काम करना शुरू कर दिए थे है ना। इससे ऐसा लगता था मानो उनकी जो पावर है वो बढ़ती होंगी। और तो और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रहे थे वो वैसे ही लैंडलॉर्ड्स के अंडर में सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहे थे, बस रहे थे है ना। देख सकते हो आगे अगर बात करें इंडस्ट्री की स्पेसिफिक पोर्शन पे जिस पे कॉटन इंडस्ट्री की बात कर लें तो आप देख सकते हो कि यहाँ हज़ारों की संख्या में जो गरीब बेरोज़गार जो मज़दूर थे वो अब बेरोज़गार होने की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि स्थितियाँ इतनी अलग हो गई थी कि लोग ना मतलब अब काम करने की स्थिति में नहीं रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइसिस थी वो बिल्कुल इन फैक्ट्रीज़ को बंद करने की कगार पे स्टेप्स लेने स्टार्ट हो गए थे और लोग धड़ल्ले से क्या हो रहे थे, बेरोज़गार होते चले गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ज़बरदस्त तरीके से इन मशीनरीज़
टेक्नोलॉजी के आ जाने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देखो इसके पीछे एक रीज़न और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर मशीन्स आ रही है तो डेफिनेटली जो 100 लोग काम करते हैं अब वो 10 लोग करेंगे, ये चीज़ को मेजर करिएगा। और जब 10 लोग करेंगे और मशीन का और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा तो 5 लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगभग 100 में 95 लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मशीनरीज स्किल्स नहीं है ना, उनको ऑपरेट करने का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बड़े तादाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ रही है। तो अब क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो तो भैया इसी के भरोसे यहाँ पे आए थे, अब उनको आप अनएम्प्लॉयड कर दोगे, बेरोजगार कर दोगे, तो क्या वो चुप बैठे रहेंगे? वो तो विरोध करेंगे ना कि यार ऐसी चीज़ें ला करके आप हमें ना बेरोजगार मत करो। सिंपल है, जो हम छोटे छोटे वेविंग प्रोसेस जो चरखा वगैरह से करते थे हमको उसी पे रहने दो ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। तो ये चीज़ें तो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट फोकस नहीं कर रहे थे। वहाँ के डेवलपिंग आप लोगों ने देखे कि डेवलपर्स किस तरह से नए नए चीज़ों को इन्वेंस करते चले जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो बेनिफिट हो रहा था, है ना, कम इन्वेस्टमेंट, है ना, रॉ मटेरियल्स चीपली खरीद करके अच्छे प्रोडक्ट को लाते थे मार्केट में और महंगे दामों में बेचते थे, बड़े ज़्यादा वो मार्जिन को कमाते थे, बेनिफिट कमाते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि जो वेजर्स थे वो तो मार खा गए। तो ऐसी स्थिति में वो तो विरोध करेंगे ही, आंदोलन करेंगे ही, इनके अगेंस्ट में आएंगे ही। तो यहाँ वही सारी सिचुएशन चल रही हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ यही सारी सिचुएशन चल रही है। आगे देखेंगे यॉर्कशायर में देखोगे कॉटन जैसी चीज़ें, यहाँ जो डाइस होती थी ना, डाइस समझते हो, ढांचा जिस पे रख करके फ्रेमिंग किया जाता हो, तो ऐसी चीज़ों को क्या कर रहा था यहाँ पे, जो इन चीज़ों का ढांचा था इनको स्ट्रक्ट किया जा रहा था। और तो और बताऊँ कि यहाँ के जो लोग थे ना ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे एकदम इतना ज़्यादा ना कि उन लोगों ने सोचा कि यार इतने बड़े रॉ मटेरियल्स को हम इंडस्ट्रीज को देते हैं और वो हमारा बड़ा बेनिफिट वो हमारे हिस्से से कमाते हैं और हम ही को नहीं देते, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम अपना ही स्टेप लेना शुरू कर दें। जस्ट लाइक सीप था, उसके हेयर्स को वो कटिंग करके खुद सेल करना शुरू कर दिए, है ना। तो छोटे छोटे काम जो थे वो इन चीज़ों को अपने हिसाब से अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिए थे ताकि ये लगने लगे कि हाँ जो कंडीशंस है वो हमारे बगैर अधूरा है, इंडस्ट्रीज को ये फील होना चाहिए था, है ना। 1830 के दंगे में आप देखोगे कि यहाँ जो फर्म्स थे, फर्म्स में काम करने वाले जो लेबर्स थे, उनका जो धंधा था लगभग चौपट होता जा रहा था। और तो और खेत में जो भूसी के दाना अलग करने का जो काम होता था खलिहानों में, है ना, जिसको थ्रेसिंग मशीन्स जिसको थ्रेशर मशीन कहते हैं, वो सिस्टम ला करके यहाँ खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर की दुनिया में भी इन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से इनके एक तरह से कह सकते हैं कि वर्कर्स के कैरियर पे बिल्कुल एक्सपॉइलिंग कंडीशन को ला कर रख दिया। तो लोगों ने यहाँ भी उनका विरोध किया कि भैया ऐसा सिस्टम मत लाइए, ऐसा सिस्टम ला रहे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि हम अनएम्प्लॉयड के शिकार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, आप हमारे लिए कोई दूसरी चीज़ें व्यवस्था करिए। नहीं हो सकता तब इन चीज़ों को मत लाइए, हम इन चीज़ों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ऐसे बातों को कहना उन लोगों ने शुरुआत कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे 9 टाइम्स दंगी हुई और बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लगभग जिसमें कह सकते हैं कि 450 लोग जो यहाँ के कैदी या प्रिजनर्स थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। तो यहाँ पे इन चीज़ों को दमन करने का काम यहाँ की गवर्नमेंट जो थी पूरी तरह से कर रही थी। एक और बताऊँ कि एक बंदे थे जिनका नाम था जनरल नेड लूड, उनके लीडरशिप्स में या उनके लीडर या उनके नेतृत्व में कह सकते हैं कि लूडिज्म जिनका सेशन था 1811 से 17, एक ऐसे ही लूडिज्म नाम का एक रेवोल्यूशन चलाया गया, है ना। और एक और दूसरे टाइप का यहाँ पे ये इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया यहाँ के लोगों में। लूडिज्म के जो फॉलोअर्स थे, है ना, उन्होंने मशीनों को जो वहाँ पे मशीन्स बैठाए गए थे उनका तोड़ फोड़ करके उन लोगों ने ये विश्वास दिला दिया कि इन चीज़ों का हम पुरजोर तरीके से क्या करते हैं, विरोध करते हैं, आप इन चीज़ों को मत लाइए, है ना। ये चीज़ें हमारे सोसाइटी के लिए ज़रूर अच्छी हैं, हमारे कंडीशंस के लिए अच्छी हैं, सॉरी हमारे अपने इकोनॉमिकल टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें इकोनॉमी की तुलना हम तब करेंगे ना जब एक एक आदमी खुशहाल रहेगा। आप हमें दुखी दे करके, हमें बेरोजगार करके इन चीज़ों को ला करके क्या हासिल कर लोगे? सारा बेनिफिट तो आप ही लोग कमाओगे, कुछ हिस्से हमारे में हिस्से माने दो जो हम अपने मेहनत से, अपने लेबर से हम कमाएंगे, उनको तो आप हमारे हिस्से में रहने दो, उनको तो मत छीनो। ऐसी स्थितियाँ आ चली थी स्टूडेंट। और बताऊँ कि इनके लिए यहाँ पे ना जो मशीनों के आविष्कार थे उससे बेरोजगारी का दौर तो आ ही चला था, है ना। तो ऐसी चीज़ों का यह विरोध करके एक यूनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिटी को डेवलप करने के दरमियान आप देखोगे कि इन लोगों ने क्या करा कि मजदूर यानी कि ट्रेड यूनियन की एक टीम या ग्रुप कह सकते हो, उन लोगों ने एस्टेब्लिश करा और उसके थ्रू उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने का काम शुरू कर दिया ताकि एक क्वांटिटी में लोग हों और एक मेजर बातों को फोकस करें। और इंडस्ट्रियलिस्ट के कानों में जो उनके यहाँ पे जो हेडफोन जैसी चीज़ें लगी हुई थी ना, या कान बंद करके बैठे हुए थे, उनके कानों तक ये चीज़ें जानी चाहिए, उनको दिखनी चाहिए। इन चीज़ों को दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा स्ट्रेटेजी
पॉलिसी को अपनाना शुरू किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी लेबर्स थे उनके पास ना उनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने, हार्ड ट्रीटमेंट उनसे की जाती थी। उनको आप देखोगे कि उनको ज़बरदस्त तरीके से उन पर फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा था। और तो और आप देखोगे इस टाइम पे उन लोगों ने जो लेबर्स क्लास के थे उन लोगों ने भी ये समझा कि यार वोटिंग जैसे राइट्स कुछ चीज़ें होती हैं, इनको हमको मिलना चाहिए। इन चीज़ों पे उन लोगों ने भी गुहार लगाना शुरू किया। अगस्त 1819 में आप देखोगे कि यहाँ 80,000 लोग जो थे अपने लिए डेमोक्रेट राइट्स की बात, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात है ना, और मतलब जो मीटिंग्स होती है ना कॉमन पीपल्स की, वो चीज़ें, प्रेस की जो फ्रीडम है, इन चीज़ों पर उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि इन चीज़ों पे हमको फ्रीडम चाहिए, इन चीज़ों पे हमें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना। और बताऊं कि यहाँ पे जो सार्वजनिक सभाएं होती थी, प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार था, उनको मांग करने पे इन लोगों ने स्टार्ट करा। और बताऊं कि मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग जो एक फील्ड था, वहाँ पे इन लोगों ने इकट्ठा हुआ पीसफुल तरीके से। ये लोग क्या हुए कि एक मीटिंग या फिर ये कह सकते हैं कि एक सभा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और वहाँ पे इन लोगों ने जमा होकर के अपने सारे चीज़ों को डन करने के लिए, यानी कि अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए क्या किए, इन लोगों ने डिस्कशन करने के लिए एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ। लेकिन इनको ना बहुत ही दर्दनाक तरीके से क्या कर दिया गया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, मार पीट करके इनको यहाँ से भगा दिया गया। और बताऊँ कि इसी पीटर लू के जो यहाँ पे जो पीटर लू, या ये कह सकते हैं कि पीटर लू मैस्कॉर है ना, इसी फील्ड में घटना घटित हुई। इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग अपने पीसफुल तरीके से अपने बातों को रखने के लिए, रणनीति को बनाने के लिए जो इकट्ठा हुए थे, उन लोगों के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से बर्ताव किया गया। और ये बर्ताव को या इस इवेंट को कहा गया पीटर लू मैस्कॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, इस पॉइंट को याद करिएगा, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करिएगा, माइंड पे रखिएगा कि ये पीटर लू मैस्कॉर क्या था, है ना। उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी, है ना, उन्हें उसी वर्ष यानी कि सेम ईयर पे क्या कर लिया गया, पार्लियामेंट द्वारा पारित करके 6 एक्ट्स के द्वारा, यानी कि 6 एक्ट लाया गया और उनको नकार दिया गया। जो उनकी डिमांड से उनको इस तरह से नकार दिया गया, है ना। अब बात करेंगे आगे की, तो यहाँ देखते हैं इन एक्ट्स के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई, और उनकी शुरुआत जो थी वो 1795 में 2 एक्ट ला करके कर दिया गया, है ना। 1824 से 1825 के बीच में ये जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेंड पे थी, इनको पूरी तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। और इस तरह से ये जो सिचुएशंस थी या ये जो कंडीशंस था, इसको यहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ के गवर्नमेंट जो है हमारे डिमांड्स को, हमारे वाजिब डिमांड्स को पूरा करने से मुखर रही है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट के सपोर्टर के रूप में हमारे अगेंस्ट में आने का काम कर रही है। जबकि ऐसी सिचुएशंस पे उनको सपोर्टिव होना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं दिखती हैं यहाँ के सोसाइटी में, यहाँ के इन्वायरमेंट में। आगे के जो पॉइंट्स है, रिफॉर्म थ्रू लॉज, इससे बात कर लें। सरकार जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बच्चों और औरतों को काम करने की स्थितियाँ जो कितनी भयंकर थी, उनको वो जाने बगैर, उनको उनकी कंडीशंस को जाने बगैर बहुत सारे सिचुएशंस को टैकल करना शुरू कर दिया गया था। और 1819 में आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी लॉज बनाए गए जिसके तहत 9 वर्ष के, यानी कि 9 ईयर से कम के बच्चे जो होते थे वो फैक्ट्री में काम करने पे उनको बैन कर दिया गया। अब देखिए यहाँ कानून के जरिए ये सुधार करने का कोशिश किया गया कि किस तरह से यहाँ पे कुछ आपके सामने लॉज रखे गए हैं कि भैया ऐसे ऐसे टर्म कंडीशन को माननी है, जस्ट आपके 9 ईयर से कम के बच्चे हैं तो उनको आपको इंडस्ट्री में नहीं लगाना है ना। और तो और बता दूं कि उनको जो वर्किंग उनका आवर था वो फिक्स किया गया, 12 घंटे तक उनकी ड्यूटी करी गई, है ना। लेकिन इस कानून का इसका परिवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक जो राइट्स था, नीड्स था, उन चीज़ों को पूरा नहीं किया गया। कह देने से कोई नियम नहीं बन जाता है स्टूडेंट, आप लोग भी जानते हो। अभी मैं कह दूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तो क्या सारे बच्चे वीडियो पूरा देखेंगे? जी नहीं, जिनको जितनी देर मन करेगा उतनी देर देखेंगे, ये अपने मन के मालिक है भैया। लेकिन जो स्टूडेंट सिंसियर होगा, जिसको ये लगता होगा कि आज ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, वो मेरे साथ बने रहेंगे। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके अंदर में फील है, आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है और ये मैं आपको फील करा रहा हूँ और इस बात को आत्मसात कर रहे हो, डेफिनेटली ये आपको लगेगा कि ये राइट है मेरे लिए, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ, तो ये चीज़ को हम कंपेरिजन नहीं करेंगे इस इवेंट से, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स या फिर उसको कोई उस तरह के फोर्स से उसको अप्लाई कराने का काम नहीं किया गया, है ना यहाँ पे। और आप बता दूं कि यहाँ के जो नॉर्थर्न इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे, वो इस स्थिति का भारी विरोध करना शुरू कर दिए। 1833 में देखोगे कि एक एक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत 9 ईयर से कम बच्चों को
केवल जो सिल्क की फैक्ट्री या रेशम की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे काम करने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों यानी कि जो गाइडर्स होते हैं ना, उनकी व्यवस्था कर दी गई। एक्ट में परिवर्तन या चेंजेस लाने का काम उस टाइम करना शुरू कर दिया, यानी कि जो एक्ट्स बनाई गई थी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो था उसमें भी काम करना शुरू कर दिया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्ट और कैसे होने चाहिए, इन चीज़ों पर उन लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया। एट लास्ट आप देखोगे कि 1847 में 30 ईयर्स से भी अधिक लंबे अरसे तक जो यहाँ पे था प्रोटेस्ट चलता रहा और 10 घंटे वाली जो बिल थी उसको पास कर दिया गया। इस कानून या इस लॉ से जो यहाँ के यंगस्टर्स थे, वुमेन्स थे, उनके भी काम करने के घंटे या आवर्स जो थे 10 आवर्स जो वो फिक्स कर दिया गया, है ना। ये अधिनियम या ये एक्ट जो था वो कपड़े इंडस्ट्री यानी कॉटन इंडस्ट्री पे ही लागू होता था, माइनिंग पर नहीं। याद रखिएगा, कोल माइनिंग पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से ये भी दुरुस्त वाला लॉज जो है। चलिए स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करें कि किस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो लॉज थे वो ला करके यहाँ के कॉमन पीपल्स को, वर्कर क्लास को संतुष्ट करने का काम किया गया। उनको एक फिक्स ड्यूरेशन दिया गया काम करने का, बच्चों के लिए कुछ लिमिटेशन लगाई गई। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं अगले टॉपिक जो हमारे साथ डिबेट्स का है, वो कहता है कि द डिबेट्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। क्या तर्क वितर्क हुई, इस विषय में थोड़ा अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करें 1970 के दशक तक अगर इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का अगर हम बात करें तो आप देखो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो वर्ड जो अपने आप में है वो ब्रिटेन के 1780 के डिकेड्स से लेकर के 1820 के डिकेड्स के बीच की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, स्प्रेडिंग कंडीशंस आई, उनको लेकर के ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि कहीं पे आप देखोगे ना कि कहीं पे ये चीज़ें एडजस्टेबल दिखाई देंगी, कहीं रियली में ये एक रिवोल्यूशन का दौर था, कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा फील ही नहीं होगा। क्योंकि जो उसकी रफ्तार होनी चाहिए ना, वो रफ्तार रिवोल्यूशन के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है। तो कुछ चीज़ों पे हम लोग इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करते हुए आगे चलेंगे और इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या रिवोल्यूशंस टर्म को डिफाइन करने के लिए किन किन वर्ड्स के या किन किन परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। दरअसल अगर देखिएगा इंडस्ट्रियल क्रिया एक्टिविटी की, तो ये जो था ना इंडस्ट्रियल, इस कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के दौरान ये प्रोसेस बहुत स्लो हुआ। यानी कैसा कहा जा सकता है, क्रांति कहना या रिवोल्यूशन कहना बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में जिस हिसाब से ये फैला था वो हिसाब से तो अपने हिसाब से सही था, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं कहा जा सकता है ना। और जो यहाँ पे जो कंडीशंस आई, जैसे कि फैक्ट्री या लेबर्स का जो जमावड़ा यहाँ पे हो रहा था या जो इस तरह का जो भीड़ हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहा था इस टाइम में। यानी कि जिस हिसाब से ये बढ़ा उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको बढ़ानी चाहिए थी, कंट्री के अंदर में आनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ, जिसके कारण के डिबेट का एक मैटर बना। ओके, 19वीं सेंचुरी के इस स्टार्टअप में आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप 19वीं सेंचुरी होने के काफ़ी बाद इंग्लैंड में बड़े बड़े एरियाज़ में फैक्ट्री और माइंस नहीं थी। ओके, इसलिए रिवोल्यूशन जैसे वर्ड हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे सटीक बैठता हुआ नहीं समझ में आता है। इंग्लैंड में जो चेंजेस आई वो एरिया वाइज आई, है ना। यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आई तो देखोगे कहाँ कहाँ आई, तो सबसे पहले लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, है ना, न्यूकासल, ये सारे जो टाउन्स थे यहाँ पे ज़रूर चेंजेस आई। इसमें ये नहीं कह सकते कि चेंजेस कुछ भी नहीं था, लेकिन इन एरियाज़ पे ज़्यादा देखा गया, कंसिडरेशन हुआ हिस्टोरियंस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटेन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पोर्शन था उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देखेंगे कि क्या जो यहाँ पे आयरन की बात करें या फिर कॉटन की बात करें या इसके क्या बोलेंगे फॉरेन ट्रेड की बात कर ले, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1780 के डिकेड से लेकर के 1820 के डिकेड्स तक ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहीं, एक्टिव रहीं। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रिवोल्यूशन कॉल कर सकते हैं। ओके, रिवोल्यूशन कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि जो न्यू मशीन्स थी, जो कॉटन क्लोथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट माना गया, है ना। जो रॉ मटेरियल थे वो बाहर दूसरे कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करी जा रही थी, अपने कंट्री में ला करके उनको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में उन्हीं सारे कंट्री में जहाँ पे रॉ मटेरियल्स आते थे वहाँ पे उनको उस मार्केट में बेचने का काम ये ब्रिटेन करना शुरू कर दिया था। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि रियली में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंस तो कुछ ऐसा ही होता है। बाहर के जो भी चीज़ें अपने यहाँ नहीं है वो दूसरे कॉलोनी से, दूसरे कंट्री से आप मंगाइए और मंगाने के बाद आप उसी मार्केट में या अदर मार्केट में अपने मार्केट
जो भी कह लीजिए, आप सारी जगहों पे उस प्रोडक्ट को क्या करिए, शेयर करिए, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ही क्या करिए, सेल कराइए। तो ये जो चीज़ें थी, इस हिसाब से अगर देखा जाए डिबेट्स में, तो ये हम कंसर्न को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिबेट्स जो था लगभग ठीक था, रेवोल्यूशन जैसे कंडीशंस को देखने को मिला था। लेकिन 1780 के डिकेड्स में जो चीज़ें तेज़ी से वृद्धि हुई, उसका कारण रीज़न क्या था वो जान लें। तो अमेरिका जो इस टाइम पे जो फ्री हुआ था, है ना, ये ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में स्ट्रगल कर रहा था, है ना, और यहाँ के जो सोसाइटिकल इन्वायरमेंट में जो चीज़ों की जो आवश्यकता था, वो उस हिसाब से बहुत बड़ा इम्पोर्टर बना। इस वजह से भी यहाँ पे देखा कि एक न्यू मार्केट अमेरिका के रूप में, जहाँ बड़ी तादाद पे लोगों की डिमांड थी, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इंडस्ट्रियलाइजेशंस को एक बाजार, एक मार्केट के रूप में मिला, एक गिफ्ट के रूप में मिला, ऐसा कह सकते हैं, एक गिफ्ट मिला, है ना। अगर इकोनॉमिकल चेंजेस को अगर देखा जाए कि इसकी मेजरमेंट क्या शो अप करती हैं, तो आप देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 1815 से लेकर के 20 से पहले की बजाय बाद में अगर देखें तो ये आप देखोगे कि 1793 के बाद का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन का जो यहाँ पे जो वॉर का जो सिचुएशन था, इन चीज़ों को फील करो, इन चीज़ों के यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा जो इसकी इकोनॉमी थी वो पीछे ढकेलने वाली थी, काफ़ी बैक पोर्शन पे इनको ले गया था ये सिचुएशंस। क्यों? इन्वॉल्व होने के बाद वॉर में आप जानते ही हो कि जो भी आपके डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो आपके कन्वर्ट हो जाएगी वॉर लड़ने में, आपके ताकत को लगाने, शो करने में, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो डेवलपमेंट फंड्स, सपोज अगर मान के चलिए 5000 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट हम इस बार हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे इन्वेस्ट करने वाली है। सडनली चाइना वाले अटैक कर दिए अपने कंट्री में, अब हमारा और चाइना बीच में फाइट शुरू हो गया। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जैसी चीज़ें अब नहीं होगी। 5000 मिलियन जो यहाँ पे फंडिंग होनी थी डेवलपमेंट वर्क के लिए, अब वो सारे फंडिंग आपके स्टॉप करके जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे या डाइवर्ट हो जाएंगे वॉर को डन करने में, लड़ने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इतने बड़े डेवलपमेंट आती है और जो ग्रेट चेंजेस होता है अपने कंट्री के अंदर में, वो ना आकर करके हमारा जो स्थिति है वो पीछे चला गया। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था कि इन चीज़ों के आने से यहाँ की स्थिति जो थी वो क्या थी, थोड़ी बैकवर्ड ही चल रही थी। 1840 के डिकेड्स में देखोगे कि यहाँ पे कपास, आयरन, है ना, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थे वो उसमें लगभग आधे से ज़्यादा जो था ना, जो इंडस्ट्रीज थे उसमें प्रोडक्शन की जो बात थी वो लगभग आधी हो चली थी। मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी घट चुकी थी। जब यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था कि वो मतलब कि वो डेवलप नहीं कर रहा था, इसमें था, है ना। लेकिन क्या था ना कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स के ही चलते क्या हो रहा था, अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील नहीं कर पा रहा था। जैसा मैंने कोल वाले कैपेसिटी की बात करी थी कि 1 टन को प्रोड्यूस करने में 8 टन बर्बाद होता था, जो बाद में मॉडिफाई होकर के 2 टन में आ गया था, है ना, कोयले की खपत 1 टन लोहे को निकालने में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का यहाँ मॉडिफिकेशन ज़रूर था, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उसकी रफ्तार में कुछ कमियाँ मानी जा रही हैं इस डिबेट्स के अंदर में। ब्रिटेन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर ले 1815 से पहले की अपेक्षा अगर उसके बाद अधिक तेजी आई थी। 1815 से पहले का अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चेंजेस थी वो ग्रेट चेंजेस थी, फास्ट तरीके से चेंजेस आने वाला काम हुआ था। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढने का काम हमारे हिस्टोरियंस के थ्रू करते हैं और उनके इशारे से ये कहते हैं कि भैया क्या होना चाहिए था। ओके, 1760 के डिकेड से लेकर के 1850 तक ब्रिटेन में एक साथ 2 काम करने की कोशिश करी गई थी। पहला था इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा था यूरोप एंड नॉर्थन अमेरिका और भारत के साथ जो युद्ध लड़ा गया था, जो लगभग 36 ईयर तक इसमें जो बिजी रहा ये, है ना। अगर इसमें से अगर हम 60 ईयर को अगर माइनस कर देना मतलब कि टोटल ईयर से, तो आप देखोगे कि इसमें 36 ईयर ये जो कंट्रीज थे ना आपस में लड़ते ही झगड़ते दिखाई देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए लोग जो थे वो सिर्फ लड़ाई पे ही व्यस्त रहे और उसमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन का जो सबसे बड़ा क्षति हुआ वो यही हुआ कि ये कंट्री उस टाइम से ही बहुत आगे आ सकते थे, लेकिन ये इस कारण से, वॉरियर कंडीशन के कारण से ये पिछड़ते चले गए। अब बताऊं कि जो रिवोल्यूशन वर्ड जो है, रिवोल्यूशन वर्ड के साथ एक और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रूप में जो वर्ड ऐड कर दिया गया, इस सिचुएशंस को आप ये कह सकते हो कि ये जो है ना काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल सेशन को पूरी दुनिया में एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। जिस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के फ्रांस ने सामने आने का काम किया, उसी तरह से ब्रिटेन ने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को लेकर के पूरी दुनिया में एक नए टेक्निक को, एक नए तरीके को, एक नए प्लेटफॉर्म को लाने का काम किया और ये दिखाने का काम किया कि कोई भी कंट्री का जो बैकबोन होता है ना, वो अपना इकोनॉमिकल टर्म को अगर बहुत तेज़ी से डेवलप करना था, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के थ्रू। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिस कंट्री में आएगी, डेवलपमेंट वहाँ पे
फास्ट तरीके से होगा, ये हर हाल में आप जान लीजिए स्टूडेंट। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक या क्रिस्टल पैलेस कह सकते हैं में ब्रिटिश उद्योगों की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या हुए थे, इनविटेशन के तौर पे आए हुए थे। इसका डेकोरेशन काफ़ी बहुत ही उम्दा तरीके का कह सकते हैं, एकदम ग्लोरियस टाइप का जो डेकोरेशन था वो किया गया था। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उस समय, देश की जो आधी पॉपुलेशन थी वो टाउन्स में रहती थी, है ना। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हो कि अर्बन एरिया जो थी, ये कह सकते हो, ऐसा करो ना स्टूडेंट, आप ऐसा समझो कि जो 100% यहाँ ब्रिटेन की जो तादाद है वो कन्वर्ट होती है 80% टाउन्स में और रिमेंस 20% ही क्या रहती है, विलेजेस में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि टाउन एरियाज में और जो विलेज एरिया में रहने वाले के रेशियोज क्या है। यानी कि यहाँ का जो लोग था, ये देखने को ज़रूर मिल रहा है कि जो टाउनशिप एरिया का कंसर्न है वो ज़्यादा है, लोगों की डिपेंडेंसी टाउन से ज़्यादा है, अर्बन एरियाज से या विलेज एरियाज से कम है। ये चीज़ हम लोग मैटर देख सकते हैं। तो हिस्टोरियन इस सेशन को एक हिस्टोरियन है जो इस स्टडी के दौरान ए.ई. मस्कन का कहना है कि 1850 से लेकर के 1940 तक का जो ड्यूरेशन है एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई थी। मतलब एक चरम सीमा पर थी, वो हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ऐसे वाली बात नहीं है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिकल टर्म और सोसाइटिकल जो टर्म का था वो काया पलट हुआ है, ग्रेट चेंजेस हुआ है। अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेज़ी से ये व्यापक रूप से ये जो चेंजेस आई है वो चेंजेस आने का काम हुआ है। ये आपके ए.ई. मस्कन का कहना है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रखिएगा याद, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी एग्जाम में करता क्या ना कि स्टेटमेंट उठा के दे देता है और आपको बताना पड़ेगा कि किसने कहा है, इसका मीनिंग क्या था, इसका सेंस क्या था, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो इस तरह से चैप्टर आपका लगभग एंड हो गया स्टूडेंट। अब बाकी लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी वर्क आपका है, कोशिश करिए आप लोग चैप्टर के बीच का मिड क्वेश्चंस को निकालने का, उसको फाइंड करके सॉल्व करिए। उसके बाद जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस है उसको करिए। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स पर डालिए, मैं उसके लिए सॉल्यूशन देना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज थोड़ी सी वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडजस्टेबल होगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ, आपको खुशी हो रही होगी कि आपका एक चैप्टर हमारे यूट्यूब की तरफ से, इस यूट्यूब जो एजुकेशन हब है इसके थ्रू आपके इस पहले लेसन की समाप्ति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबों को इस सेशन को लाइक करने के लिए ज़रूर कहूँगा और आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने हो और अपने फ्रेंड्स को इन चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेशंस में इस चैनल को फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे साथ आप लोग बने हो और आप लोग इस स्ट्रेटजी के साथ बने हो कि हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जो मैंने पहले वीडियो में कमेंट करा था कि हर हाल में मैं आपके सिलेबस को, कंटेंट को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी पूरी कोशिश है स्टूडेंट। बस आप लोगों का कॉपरेट हो, शेयर हो, लाइक हो, कमेंट्स हो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे साथ बने रहिए। हमेशा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हर बातों को खरे उतरने का काम करूंगा, आपके हर लेवल को मैं समझने का काम करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें स्टूडेंट। तब तक के लिए चलिए आप एंजॉय कीजिए, इस टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट करिए और हो सके तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर का सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर ये चैप्टर लाइए, मैं उस चैप्टर पे अब अगला काम करने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट, तब तक के सभी को बाय बाय, सी यू।